believed to be home to Israel's nuclear facility and the several dozen warheads that Israel is believed to have. I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together, and as far as possible in confidence. तो भाई डर का माहौल है, क्योंकि अब दुनिया में ये जो वॉर चल रही है ईरान के ऊपर, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ हो चुकी हैं, अब इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ हो चुकी हैं कि जो चीज़ें आप जिसके बारे में बात करना भी मजाकिया लगता था कि यार ऐसा थोड़ी होगा, इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं लोग, वर्ल्ड लीडर्स इतने, वो इतनी तबाही तो हो ही नहीं सकती, वो सारी चीज़ें आज के डेट में सच हो रही हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहली बेवकूफ़ी, इजराइल ने जाके अटैक कर दिया ईरान का जो नतान्स का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से ज़्यादा खतरनाक होता है कि आप एक न्यूक्लियर प्लांट को ही जाके फोड़ दो। अब ये बात क्लियर नहीं है कि एकदम ब्लास्ट हुआ राइट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट या एनरिचमेंट प्लांट को ही फोड़ दिया। देखो, अगर इरानियंस की बात करें तो दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, वो ऑलरेडी जानते थे कि ये होएगा, तो उन्होंने सारी जो भी फिजाइल मटेरियल वगैरह होगा एटलीस्ट वो तो अंडरग्राउंड ही होगा। अब जिस टाइप की सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, इनको तो देख के लगता है ऊपर जितनी फैसिलिटीज थी उनको भी फोड़ दिया गया है। अब देखो, सबसे ज्यादा खतरनाक बात, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है ट्रंप, अपने ट्रूथ सोशल पे कह रहा है कि अगर भाई आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा नहीं खोला अगले 48 आवर्स में, ठीक है, तो हम जाके आपकी जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनसे पावर जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है, उसको जाके फोड़ देंगे, ठीक है, एंड जो सबसे बड़ा वाला है उसको जाके फोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। व्हाट अ फ्रिकिंग इडियट यार दिस गाय। इस एक बेवकूफ ने, बुड़ाऊ ने, ठीक है, इजरायलीज तो बेवकूफ हैं ही हैं, धरती के बोझ हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, हम वो सब जानते हैं, पर अभी तक उनको इतना कोई बेवकूफ अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं मिला था जो जाके इस टाइप की हरकतें करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ट्वीट कर करके ही आप वॉर जीत सकते हो, ये चीजें पोस्ट करता है, ठीक है। तुरंत ईरान का रिटेलिएशन आता है, वो कहते हैं कि अगर हमने हमारे मतलब दुश्मनों ने हमारे फ्यूल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया तो हम जितना भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर डिसैलिनेशन फैसिलिटीज हैं जो बिलोंग करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है, इन द रीजन, हम उसको टारगेट करेंगे। एंड ये चीज़ें वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। हम जानते ही हैं कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो टिट फॉर टैट है, कि अगर आप कोई चीज़ करोगे तो मैं भी वही सेम चीज़ करूंगा। ये हमें दिखते आ रही है। आपने उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने यूएस बेसिस को अटैक किया, उन्होंने यूएस बेसिस को काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया, उनके रेडार्स वगैरह तो ख़त्म ही कर दिए। आपने उनका डिसैलिनेशन प्लांट उड़ाया, इन्होंने जाके बहरीन, बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने ऐसा देश चूज़ किया जो बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करता डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, उन्होंने जाके उसको तबाह किया, ठीक है। इजराइल के और जो अरब कंट्रीज़ के डिसैलिनेशन प्लांट्स है उनको अभी तक नहीं किया, ठीक है, फॉर दिस रीज़न, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लोग प्यासे मर जाएंगे लिटरली। अमेरिका और इजराइल ने जाके इनकी एनर्जी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, पहले वो रिफाइनरी को तेहरान के अंदर, ठीक है, ऑयल डिपोज जो थे उसको, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है उसको भी टारगेट किया। इन रिटेलिएशन ईरान ने जो आसपास रीजन की फैसिलिटीज थी, एनर्जी फैसिलिटीज, उनको टारगेट किया, इंक्लूडिंग द वन इन हाइफा इन इजराइल। अब ये जो ट्रंप कह रहा है, अगर ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है तो क्लियर है कि तबाही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वी विल कम टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दुनिया एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी, हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। एंड उसका रीज़न ये है कि जब आप पूरी एनर्जी फैसिलिटीज़ को ही उड़ा दोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? जब ऑयल ही नहीं है, गैस ही नहीं है फ्लो करने के लिए, तो क्या होगा? ये वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स लड़ा जा रहा है। अब तो ये वॉर में कोई एथिक्स, कोई रूल्स रह ही नहीं गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल वॉर चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी पर अटैक हो रहा है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। पूरा इतनी जो सिविलियन पॉपुलेशन है, अगर आप उनके लिए बिजली नहीं छोड़ोगे, ठीक है, पानी नहीं छोड़ोगे, तो इकोनॉमी तो पूरी ख़त्म है, लोग भी ख़त्म है। बिना बिजली पानी के कोई कैसे रह सकता है? एंड अभी वॉर उसी मोड पे है। अब तो ईरान ने ये भी कह दिया है, फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल वॉर, कि अगर कोई भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदता है तो वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स हो जाएंगे। तब उनका ये कहना है कि भाई आपके हेडक्वार्टर्स पे, आपके एसेट्स पर टारगेट किया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे ये हमें नहीं पता है एग्जैक्टली। अब भाई ट्रंप बहुत सारी चीज़ें बोलता रहता है, ठीक है, अब वो कुछ सही हो जाती हैं, कुछ सही नहीं भी होती। अब जैसे पहले उसने थ्रेटन किया था, उसने धमकी दी थी
कि हमने तो अभी खार्ग आइलैंड में जो आपकी मिलिट्री फैसिलिटीज है उनको टारगेट किया है, अब जो आपके ऑयल डिपोज हैं, ऑयल फैसिलिटीज है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। वो धमकी दी थी, आज तक तो सही हुई नहीं। तो ट्रंप ये सब चीजें बोल रहा है पर उसके एक्शंस उल्टे रहे हैं। उसने रशिया एंड ईरान दोनों के ऑयल को सैंक्शन किया हुआ था कि भाई आप ऑयल अपना यूएस डॉलर्स में नहीं बेच सकते, ठीक है। तो ये एक्शंस तो उसके एकदम खिलाफ थे कंपेयर टू व्हाट ही इज डूइंग। तो क्या ये कुत्ता सिर्फ भौंक रहा है, काटेगा नहीं? इट रिमेन्स टू बी सीन। तो भाई एक छोटी सी गुड न्यूज़ है, ट्रम्प का फिर से टाको मोमेंट हो चुका है। टाको मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अभी जस्ट उसने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ पे वो ये बता रहा है कि भाई हमारी ईरान से बातचीत चल रही है पिछले 2 दिन से, ठीक है, ये पूरे हफ्ते बातचीत चलती रहेगी। एंड मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को बोल दिया है कि वो पोस्टपोन कर दें जो भी अटैक्स अगर वो सोच रहे थे करने के, मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरानियन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर 5 दिन के पीरियड के लिए। अब भाई इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि बला टली, अभी के लिए तो टली, आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रंप इज ही रियली इन चार्ज? ये तो इजरायलीज का वॉर है। तो ट्रंप तो भाई बैक ऑफ करना चाहता है, ठीक है, पर क्या इजरायलीज उसको करने देंगे? बिकॉज दे आर द वंस कंट्रोलिंग द सिचुएशन। एंड पिछली बारी भी जब अटैक हुआ था उन्होंने खुद जाके अटैक कर दिया। ट्रंप को पता होगा ऑफ कोर्स, बट इज ही इन अ पोजीशन टू से नो? एंड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया होगा? देखो, सबसे पहले तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को ऐसे कि उसने ऐसा बयान दे दिया, फिर एकदम प्राइस बढ़ गया, अब एकदम उसने बयान दे दिया तो प्राइस घट गया, तो वो लोग तो आपस में पैसे कमा ही रहे हों। साथ ही साथ ये भी देख लिया उसने कि ऑयल प्राइस कितना ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको कंट्रोल करना तो भाई जरूरी था। एनीवेज फॉर नाउ बला टली। क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है कि या तो ये हार मान ले और वहां से रिट्रीट कर ले, या दुनिया भर को बता दे कि भाई मैं जीत गया किसी तरह, जैसे सेम चीज इसने अंसार अल्लाह जब यमन को अटैक किया था तब किया था। अदरवाइज अगर स्ट्रैटेजी यही है कि भाई एक और बार लास्ट अटैक कर देते हैं, अब तो ये बिल्कुल सरेंडर ही कर देंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये मामला इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब पिछली बार हमने आपको बताया था कि ईरान ने टारगेट किया है डिएगो गार्सिया के बेस को। अपॉलॉजीज अगर गलत रिपोर्टिंग हो गई हो, पर उस टाइम तक यही रिपोर्ट किया जा रहा था कि ईरान ने टारगेट किया है। एंड सब ये सोच रहे थे कि भाई ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है इतने दूर एक बेस को टारगेट करने की, ठीक है, जो उसके मिसाइल रेंज एक्सपेक्टेड थी उसके कई आगे। तो अब ईरान ने डिनाई किया है कि भाई हमने वो जो यूएस और यूके का बेस है डिएगो गार्सिया, उसको नहीं टारगेट किया। तो क्या ये दूसरा एक और फॉल्स फ्लैग था? इजरायलीज इतने ज्यादा डेस्परेट है कि वो फॉल्स फ्लैग्स पे रिलाई कर रहे हैं कि भाई रायता और फैला दो और लोगों को ज्वाइन करवा लो वॉर किसी भी तरीके से। एंड ये डेफिनेटली फॉल्स फ्लैग हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले आईडीएफ ने ही बोला कि भाई ईरान ने फायर करी ये पर्टिकुलर मिसाइल, तो उससे ये पता चलता है कि अब तो वो बर्लिन, पेरिस, रोम ये सब विद इन रेंज आ गए। अब ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि भाई ऐसा कोई भी, हमें तो नहीं पता कि ईरान की कोई ऐसी कैपेबिलिटी हो, तो उनका असेसमेंट ये है कि नहीं, लंदन तक टारगेट नहीं कर सकते ये लोग मिसाइल्स, ठीक है। जो नेटो सेक्रेटरी है मार्क रूटर, वो भी कह रहा है कि भाई वी कैन नॉट कन्फर्म। तो इस सब चीज़ों से पता चलता है कि ये इजरायली इसका कोई पर्टिकुलर वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है रायता फैलाने के लिए। क्योंकि नेतन्याहू भी आके क्या कहता है कि भाई अब ईरान के पास इतनी मिसाइल कैपेबिलिटी है, दे कैन स्ट्राइक डीप इनटू यूरोप। क्योंकि देखो, ये जो इजरायलीज है ना, ये खुद की वॉर तो लड़ नहीं सकते, इनको चाहिए कि दूसरे लोग आके लड़े इनकी लड़ाई। अब देखो, इजरायलीज ने एकदम विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू कर दिया है, क्योंकि जब इन्होंने जाके अटैक किया नतांज में ईरान की फैसिलिटी को, तो फिर ईरान ने भी अटैक कर दिया दिमोना में, जहां पे इनकी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब वैसे ये बात तो क्लियर है कि एग्जैक्टली जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर नहीं अटैक किया, पर उसके पास अटैक किया है। इससे इजरायलीज की हालत पतली हो गई है, एकदम ही पतली, क्योंकि वहां से इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शन के वीडियोज आ रहे हैं, खासतौर पर वीडियोज आ रहे हैं ये कि मिसाइल आती है एकदम अनचैलेंज्ड, ये आयरन डोम और ये सब कहाँ है, कहीं नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये वाला वीडियो भी सामने आया है कि एक औरत है, वो एकदम अटैक करने लगी बेन गवीर को, तो ऐसा लगता है कि वो कह रही है कि भाई ये सब डिस्ट्रक्शन तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। ये रिपोर्ट भी आ रही है अल जजीरा की, वो कह रहे हैं कि इजरायलीज जो हैं वो थक चुके हैं, एकदम टायर्ड है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। एंड बेन गवीर को यही बोला जा रहा था कि भाई ये जितनी भी डिस्ट्रक्शन है ना, ये सब इसी का किया कराया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं, कितने लोग मरे ये तो कोई पर्टिकुलर खबर आई नहीं है सामने। सिंपल बात ये है कि अगर आप जहाँ पे आपकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको नहीं डिफेंड कर सकते, तो फिर आप क्या डिफेंड कर सकते हो। इसमें एक दुख भरी खबर ये भी थी बहुत कि नेतन्याहू जिंदा है। अब तो बहुत क्लियर ही हो गया, क्योंकि ये बहुत ही सारे एंगल से इसके वीडियोज हैं। इतने ज़्यादा इसराइल के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हर रिपोर्ट ये बता रही है। एंड रिपोर्ट्स कहाँ से आती हैं? इसराइल के अंदर से तो कुछ रिपोर्ट आती नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सेंसरशिप है, इतना ज़्यादा। तो अब आप यही इमेजिन कर लो, जितने वीडियोज आपको दिख भी रहे हैं ना, यू आर अलाउड टू सी दोज। तो जितना भी आपको डिस्ट्रक्शन और ये सब के वीडियोज आ रहे हैं, अब आपको परमिशन है, इजरायली आर्मी ने
चेक मार्क किया है कि ठीक है आप ये सब देख सकते हो, इसलिए ये वीडियोस बाहर आ रहे हैं। अब देखो ये जितना भी बोलते रहे कि ईरान के मिसाइल अटैक खत्म हो गए, कम हो गए, ठीक है, हमने उनके जो IRGC की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको भी मार दिया, ठीक है, यूएस भी यही चीज कह रहा है। इनफैक्ट ये वाली रिपोर्ट देखो, ये बता रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि 80% ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम हमने खत्म कर दिए, 60% ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स हमने खत्म कर दिए। और ये कब की रिपोर्ट है? 6 मार्च की है, 6 मार्च। पर आज के डेट में क्या हो रहा है? और भी ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जितना भी सब बता रहे हैं ये सब बकवास है, क्योंकि अगर आपने 6 मार्च को इनके 60% ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी खत्म कर दी थी, ठीक है, उसके बाद भी आप कंटिन्यूस रिपोर्ट कर रहे हो कि हम बम बरसा रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं, वो डैमेज कर रहे हैं, बट अटैक्स तो ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं, चाहे वो इसराइल के ऊपर हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर हो, जो वहां पे यूएस बेसेस है उनके ऊपर। तो सवाल तो ये उठता है, जो इतने टारगेट्स बता रहे हैं, ये मार कहां रहे हैं? ये पर्टिकुलर टारगेट्स क्या सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है? लगता तो ऐसे ही है। अब देखो ये वॉर हो चुका है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, एंड स्पेशली कोई भी इसलिए नहीं इन्वॉल्व होना चाहता क्योंकि वो जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एकदम ही कमजोर है, अपने बेसिस का कुछ भी नहीं कर पाया वो, ठीक है, अपने बेसिस को तक नहीं डिफेंड कर पा रहा, इजराइल अपने आप को बिल्कुल भी नहीं डिफेंड कर पा रहा, ठीक है, एंड दे नो कि ईरान सही है इस चीज में, मॉरली, एथिकली, पूरी दुनिया ये बात जानती है। तो अब फुल फ्लेजेड एफर्ट चल रहा है, ठीक है, ट्रम्प तो पूरी दम लगा ही रहा है यूरोपियंस को बोलने के लिए कि तुम इन्वॉल्व हो, ये करो, अपनी शिप्स भेजो, ये करो। अब ये न्यूज आ रही है कि जो साइप्रस में जो एयरबेस यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअली बिलोंग करता है टू यूनाइटेड किंगडम, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इनके जो आसपास के एयरबेसेस हैं वो तो यूज हो नहीं पा रहे, इसलिए ऑल द वे साइप्रस से ये लोग अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूके के एयरबेस इनसाइड यूनाइटेड किंगडम वो भी यूज हो रहे हैं, जर्मनी में जो एयरबेसेस हैं वो भी यूज हो रहे हैं। अब जो साइप्रस के जो लीडर्स हैं वो काफी घबराए हुए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि भाई इससे हम ही को ना ड्रैग इन कर दें ये लोग इनसाइड दिस वॉर, एंड वो कह चुके हैं कि भाई हमको नहीं होना, बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होना इस पर्टिकुलर वॉर में, क्योंकि वो सब देख चुके हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। एंड अब तो बात ये भी हो रही है कि वो रिकंसिडर करने लगे हैं कि भाई यूनाइटेड किंगडम को बोलने के लिए कि भाई आप चले जाइए यहाँ से। अब इजरायली F-16 गिराया गया, IRGC क्लेम कर रहा है, एंड एक F-15 जेट ये भी गिराया गया, एंड इससे पहले एक न्यूज आई थी कि F-35 जेट वो भी गिरा है। तो नुकसान तो बहुत झेलना पड़ रहा है। अब साथ साथ ये भी चीजें आ जाती हैं कि जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, बहुत सॉट आफ्टर है कि तो बहुत ही इफेक्टिव है ये वो। बहरीन के अंदर से, ये पर्टिकुलर वीडियो देखना आप, थोड़े टाइम पहले का वीडियो है, बहरीन के अंदर कुछ सिविलियन एरियाज में जाके मिसाइल्स गिरती हैं और ये लोग कहने लगते हैं ईरानियन मिसाइल्स है, ईरानियन मिसाइल्स है। अब एनालिसिस करके पता चलता है कि ये तो पेट्रियट मिसाइल्स ही थी। इतना ज़्यादा मैल फंक्शन कर रहा है इनका पूरा इक्विपमेंट, पर एक चीज़ में बहुत माहिर हैं ये लोग, बम बरसाने में, सिविलियंस को मारने में, तो वो लोग यही कर रहे हैं। अब ईरान कंटिन्यूसली सऊदी अरेबिया को भी टारगेट कर रहा है। देखो इन सब गल्फ कंट्रीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा सेंसरशिप है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या क्या टारगेट हो रहा है, बट ये क्लियर है कि यहाँ पे कंटिन्यूस टारगेटिंग चलती रहती है, ड्रोन से, मिसाइल से। अब ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का जो खुद का एयरबेस है वो शायद अमेरिका को उन्होंने दे दिया कि ठीक है आप यूज कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यूएस बेसिस जितने तबाह हो चुके हैं यूज नहीं हो सकते। ईरान भी कंटिन्यूस बेसिस को अटैक कर रहा है, अब यूएई पर भी कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑफ द कोस्ट ऑफ शारजा जो ऑयल टैंकर अगर कोई आता है, ठीक है, उसको भी अटैक कर देते हैं, कुवैत पर भी अटैक्स हो रहे हैं। आपको ये सब बताने का मतलब ये है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये भी पूरे वॉर जोन बने हुए हैं। अब दिन के कितने ड्रोन जाएं, कितने मिसाइल जाएं, मैं इस नंबर्स पे घुसने के अलावा मैं तो आपको इतना बता देता हूँ, अगर मान लो आप जिस शहर में रहते हो, अगर वहाँ पे दिन के 5-6 मिसाइल भी गिरें और दिन के 10-15 ड्रोन भी गिरें, ठीक है, ये तो क्लियर है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो किसी काम का है नहीं, इट इज़ अ स्कैम। तो वॉर जोन हो गया कि नहीं हो गया? एंड इससे भी ज़्यादा ईरान नहीं चाहता कि वहाँ के लोगों को मारे, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सिविलियंस को मारने में, वो तो बस इकोनॉमिक पेन पहुँचाना चाहते हैं। अब इतना ही काफ़ी है इकोनॉमिक पेन पहुँचाने के लिए इन छोटे देशों के लिए। तो पूरे रीजन में आग लगी हुई है, दुनिया में इकोनॉमिक पेन इतना ज़्यादा फील हो रहा है, एंड डर इस बात का है कि कितना और बढ़ जाएगा। पर इजरायलीज तो एकदम फोकस्ड हैं, लेजर फोकस ग्रेटर इजराइल अचीव करने में। अब उन्होंने लेबनान के अंदर जो ब्रिज थी, ठीक है, जो साउथ लेबनान को बाकी लेबनान से कनेक्ट करती थी, वो जाके फोड़ दी ताकि लोग अंदर बाहर ना हो सके। एंड ये बात वो खुद कह रहे हैं कि जो राफा में मॉडल था, जो बेथ हनून में मॉडल था, जो हमने गाजा के अंदर किया, वही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि ना खाना अंदर आ पाएगा, ठीक है, ना मेडिकल सप्लाईज अंदर आ पाएंगी, जो लोग यहाँ पे हैं वो अब यहीं पे फंसे रह जाएंगे। गाजा मॉडल इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। गाजा मॉडल का मतलब कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे फिर यहाँ पे लोगों को इन्होंने ट्रैप कर दिया है, अंडर सीज डाल दिया है,
सब क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनाना है हमको। यार तुम बना लेना ग्रेटर इजराइल, पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। अचार डालोगे ग्रेटर इजराइल का। कंटिन्यूस लेबनान के ऊपर इतनी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी बॉम्बार्डमेंट, 1100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं वहां पर, जिसमें से 120 तो बच्चे हैं। ईरान के अंदर भी सेम चीज किया जा रहा है। 210 बच्चे ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 1400 या 1500 लोग मारे जा चुके हैं। तो कोई वॉर प्लान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फुल फ्लेजेड प्लान ये है बस कारपेट बॉम्ब करो। अरे बेवकूफों, किस देश ने सरेंडर किया है सिर्फ कारपेट बॉम्बिंग कर करके? ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, ग्राउंड इन्वेजन करोगे तुम्हारे लिए सुसाइडल है। अब हमने बात की थी पिछले वीडियो में, आपको बताया था कि भाई सबमरीन वॉर हो सकता है। तो देखो अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ब्रिटिश सबमरीन पहुंच गई है अरेबियन सी में, ऑस्ट्रेलिया से ऑल द वे इधर आ गई है। क्या करने आ रही है? अरेबियन सी मतलब जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया होगी ये। अब इंडिया पाकिस्तान के लिए भी देखो बहुत घातक है ये वॉर, पूरी दुनिया के लिए ही है। क्योंकि सबसे पहले तो इकोनॉमी की अगर आप बात करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो वहां से ऑयल गैस नहीं आ पाएगी। इंडिया कहाँ से ले रहा है? रशिया से ले रहा है ऑयल, और गैस आ रही है ऑल द वे अमेरिका से। कितनी महंगी होगी ये गैस, कितनी होगी आप इमेजिन ही कर लो। अब पाकिस्तान के ये अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं एंड इनफैक्ट आई टेल यू द सोर्स ऑल्सो, समवन वेरी वेरी क्रेडिबल। प्रवीण सानी के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था दैट इट कुड बी पॉसिबल, वो भी सस्पेक्ट ही कर रहे हैं, उनके पास भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान परहैप्स, बिकॉज चाइना से तो कनेक्टेड है सीपेक के थ्रू, परहैप्स चाइना ईरान को सप्लाई कर रहा होगा वेपन्स। चाइना से आते होंगे टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से पहुंचते होंगे ईरान। मैं तो कहूँगा ग्रेट मूव बाय पाकिस्तान। एटलीस्ट दे विल बी गारंटीड कि उनके टैंकर्स तो आ ही रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और यूएसए का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अमेरिका को अपने कोई शिप्स में ओवरहॉलिंग कुछ करानी है, सबमरीन्स में कोई ओवरहॉलिंग करानी है, या परहैप्स रीलोड ही करने हैं वेपन्स, तो क्या वो इंडिया के पास आएंगे? दिस कुड बी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। इस तरीके से हम वॉर में खिंचे जा सकते हैं जो बहुत ही खतरनाक होगा। ईरान और ओमान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। अब ईरान ने ओमान के एक पोर्ट को अटैक किया सस्पेक्टेडली, बिकॉज वहाँ पे यूएस शिप्स जाने वाली थी, क्योंकि वो बहरीन तो जा नहीं सकते थे। वहाँ पे जो 5th फ्लीट का इनका जो हेडक्वार्टर्स था वो तो तबाह हो चुका है। तो अगर कोई भी अमेरिकन शिप यहाँ आती है, मैं नहीं कह रहा हूँ आएगी, मुझे नहीं पता उस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में क्या है, बट अगर आती है, अमेरिकन इतने डेस्परेट हो जाते हैं, हम उनको अलाउ करते हैं, तो वी बिकम अ पार्टी इन द वॉर। एंड इससे कई ज़्यादा मुश्किल अभी हमको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर एस्केलेट होता है मामला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने नहीं वाला, दुनिया में खाद नहीं मिलने वाली, एज अ रिजल्ट बहुत ही बड़ा फूड शॉक आने वाला है पूरी दुनिया में। लोग भूख से मरेंगे। शॉक की बात करें तो श्रीलंका में देख लो फ्यूल प्राइसेस कितने आगे जा चुके हैं, कितने ऊपर जा चुके हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ठीक है, अभी रेज नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा, आई थिंक 2.5 रुपये ही रेज किया है। दैट इज़ बिकॉज जब पहले फ्यूल प्राइसेस इतने घट चुके थे तब भी हमारे यहाँ रीप्राइस नहीं हुआ था फ्यूल। अभी जो मिडल ईस्ट के अंदर क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो एट एन ऑल टाइम लो हैं, मतलब रिसेंट पास्ट में एट एन ऑल टाइम लो। एंड मिडल ईस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है ऑफ ऑयल टू द एंटायर वर्ल्ड। अब एक और इकोनॉमिक रिपरकशन सुन लो, हीलियम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी कि जो आपके सेमीकंडक्टर में लगते हैं चिप्स, उनको बनाने में हीलियम यूज़ होता है। ठीक है, एंड ये बहुत सारे ये चिप्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जाते हैं, आपके स्मार्टफोन्स में भी जाते हैं। अगर शॉर्टेज हो गई हीलियम की तो कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी नहीं मैन्युफैक्चर हो पाएंगी। अगर क्रूड ऑयल 150 से ऊपर चला जाता है तो क्या एग्रीकल्चर कर पाओगे आप? क्या एग्रीकल्चर वाइबल रहेगा? अबव ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे तो इतना आतंक मचा दिया अमेरिकन ने। अब क्यूबा में बात हो रही है कि भाई पॉसिबल इन्वेजन हो सकता है, यूएस इन्वेजन। वहाँ पे ब्लॉकेड किया हुआ है, पिछले कितने टाइम से कुछ फ्यूल भी नहीं गया उधर। पावर आउटरेज हो चुकी है पूरे देश के अंदर। मतलब इसको देख के तो लगता है इन्होंने प्लान ही बना लिया है कि दुनिया को ख़त्म ही करना है, किसी तरह अपनी ग्रिप बनाए रखनी है दुनिया में। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। इट इज़ अ लॉ ऑफ फिजिक्स के एम्पायर्स बढ़ती हैं और घटती हैं। सवाल तो ये है कि भाई जब घट रही है अमेरिकन एम्पायर, पूरी दुनिया को ना ले डूबे। चीज़ें इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग है, इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग, अब मैं क्या ही बोलूँ। वी विल लीव यू समथिंग टू स्माइल अबाउट। तो ये ईरान के पुलिस चीफ कह रहे हैं, यूरोप को मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप लोग तो शायद प्रोटेक्ट ना कर पाओ ग्रीनलैंड को, बट हम लोग आ जाते हैं, हम लोग तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं। ट्रम्प اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلندت حفظ بکنی درخواست بکن، ما میایم حفظ